किसी त्योहार या धार्मिक मान्यता पर सवाल उठाना, उसका मजाक उड़ाना या उसकी कम्युनिटी को निशाना बनाना, ये किस बात पर निर्भर करता है? शायद इस पर कि ऐसा करने वाली शक्तियों को इस बात का भरोसा हो कि उन्हें विपरीत परिणाम नहीं भुगतने होंगे। तभी तो उन गुंडों में ये ताकत आती है कि वो किसी धार्मिक त्योहार के खिलाफ हिंसा पर उतर जाएं। पिछले दिनों बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात भारत के प्राइम टाइम शोज और अखबारों की बड़ी खबर बनी रही। भारत इस धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ खड़ा नजर आया, लेकिन जब शोषण के खिलाफ खड़े देश में ही ऐसे वाकये होने लगे, तब एक तरफ देश के प्रधानमंत्री क्रिसमस की बधाइयां दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों और संगठनों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि भारत की कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस को देश के गृह मंत्री अमित शाह से सिक्योरिटी की गुहार लगानी पड़ी। आज बात यही कि कैसे पिछले कुछ सालों में और इस साल भी क्रिसमस पर हिंसा भड़की, माइनॉरिटीज के त्योहारों में क्यों किसी दूसरे धर्म के नारे लगे। बात चीन की करतूत पर भी करेंगे। अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने का उसका प्लान कैसे लीक हुआ, क्या है चीनी साजिश का पूरा तियापाचा। नमस्ते, मेरा नाम विकास वर्मा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Wari Solar and Sensodyne K. वारी रेडियंस सोलर किट, रूफटॉप में आने वाली हर मुश्किल का जवाब। स्क्रीन पर दो वीडियो हैं। एक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की एक चर्च में सुबह की प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं। दूसरे वीडियो में एक भीड़ रायपुर में क्रिसमस के सामान से भरी दुकान में तोड़फोड़ कर रही है। देश के दो हिस्सों से आई ये तस्वीरें क्रिसमस का हाल बयां कर रही हैं। तस्वीरें और भी हैं, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि क्रिसमस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के अन्य नेताओं ने क्या कहा। क्रिसमस की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन पहुंचे। सुबह की प्रार्थना में शामिल हुए, जहां प्रार्थनाएं, कैरोल गीत और भजन गाए गए। दिल्ली के बिशप राइट रेव डॉक्टर पॉल स्वरूप ने प्रधानमंत्री के लिए विशेष प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। एक्स पर लिखा, सुबह की प्रार्थना सभा में शामिल हुआ। ये सभा प्रेम, शांति और करुणा के शाश्वत संदेश को दिखाती है। यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं वो समाज में सद्भाव को मजबूत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद लखनऊ गए, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, जहां मौजूदा भाजपा की नींव रखने वाले भारतीय जनसंघ के 3 सदस्यों दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची मूर्तियां लगाई गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से तीनों को याद किया, भारतीय राजनीति में तीनों के योगदान गिनाए। इसी के साथ ही क्रिसमस का संदेश भी दिया। बोले, क्रिसमस की भावना सभी के जीवन में खुशियां लाए। मैं देश और दुनिया को क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं। भारत में भी करोड़ों ईसाई परिवार आज उत्सव मना रहे हैं। क्रिसमस का ये उत्सव सभी के जीवन में खुशियां लाए, ये हम सभी की कामना है। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा बीजेपी के कई अन्य नेताओं की ओर से भी क्रिसमस की शुभकामनाएं। सबने सौहार्द बनाए रखने की बात लिखी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी एक्स पर वीडियो पोस्ट करके क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईसाई समुदाय से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे हैं। क्रिसमस के मौके पर हर साल भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहने का संदेश देते हैं। 2023 वाले क्रिसमस पर उन्होंने अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर एक कार्यक्रम भी रखा था, जबकि पिछले साल क्रिसमस पर मंत्री जॉर्ज कुरियन के घर पर डिनर में गए थे। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। तब उन्होंने क्रिसमस पर दुनिया भर में हुई हिंसा का विरोध किया था। बाइबल कहती है, कैरी ईच अदर्स बर्डन्स, यानी हम एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे के कल्याण की भावना रखें। इसी सोच के साथ हमारे संस्थान और संगठन समाज सेवा में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नए स्कूलों की स्थापना हो, हर वर्ग, हर समाज को शिक्षा के जरिए आगे बढ़ाने के प्रयास हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामान्य मानवीय की सेवा के संकल्प हो, हम सब इन्हीं अपनी जिम्मेदारी मानते हैं।
साथियों, जीसस क्राइस्ट ने दुनिया को करुणा और निस्वार्थ सेवा का रास्ता दिखाया है। हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं और जीसस को याद करते हैं ताकि हम इन मूल्यों को अपने जीवन में उतार सकें, अपने कर्तव्यों को हमेशा प्राथमिकता दें। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल दर साल लोगों को शांति और सद्भाव से क्रिसमस मनाने का संदेश दे रहे हैं। दूसरी तरफ भारत में क्रिसमस पर कहीं बंद का ऐलान हो रहा है, तो कहीं तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो कहीं गिरजाघर के बाहर जबरन हनुमान चालीसा पढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। ताजा मामला 24 दिसंबर की रात का है, यानी क्रिसमस ईव का। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मैग्नेटो मॉल में दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े 80 से 90 लोगों की भीड़ घुस आई। हाथों में लाठी डंडे लिए लोग मॉल में लगी क्रिसमस की सजावट को तोड़ने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा गार्ड ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। पुलिस के पहुंचने से पहले ही मॉल के अंदर जमकर तोड़फोड़ हो चुकी थी। ये घटनाएं ऐसे दिन हुई हैं जब छत्तीसगढ़ में कथित धर्म परिवर्तन के खिलाफ राज्यव्यापी बंद का आंदोलन आह्वान किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने मॉल के कर्मचारी के हवाले से लिखा, हम बंद का समर्थन कर रहे थे। पिछले 16 साल से मॉल हर बंद में सहयोग करता आया है, लेकिन इतनी हिंसा मैंने पहले कभी नहीं देखी। भीड़ हमें धमका रही थी और चिल्ला रही थी। संगठनों के द्वारा रायपुर बंद एवं छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया था। संगठन प्रमुखों को पूर्व से मीटिंग लेकर के उनको निर्देशित किया गया था कि जो बंद हो शांतिपूर्ण तरीके से। उसके उपरांत भी कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा मैग्नेटो मॉल में जाकर के बाहर जो क्रिसमस की तैयारियों के संबंध में, न्यू ईयर की तैयारियों के संबंध में कुछ तैयारियां की गई थी, उसके साथ में उनके द्वारा तोड़फोड़ किया गया और वहाँ जो कार्यरत सुरक्षा कर्मी वगैरह थे उनके साथ में भी दुर्व्यवहार किया गया। इस पूरे प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होने पर थाना तेलीबांध में अपराध क्रमांक 816/2025 धारा 331(3), 324(2), 115(2), 191(2) और 190 BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें तोड़फोड़ और बलवा के संबंध में तथ्य उल्लेखित हैं। इसमें वीडियो फुटेज और मोबाइल के माध्यम से लिए गए वीडियो के माध्यम से, CCTV फुटेज के माध्यम से लोगों को चिन्हांकित किया गया है। बंद की वजह कांकेर जिले के बड़े तिवड़ा गांव में हुआ विवाद है। 16 दिसंबर को गांव के सरपंच राजमन सलाम ने अपने पिता का अंतिम संस्कार ईसाई रीति रिवाज से अपनी निजी जमीन पर किया था। इससे नाराज भीड़ ने प्रेयर हॉल में तोड़फोड़ की। इसे विस्तार से समझने के लिए हमने वहां के पत्रकारों से बात की। ये बस्तर के कांकेर जिले में ये घटना हुई। एक गांव का सरपंच ईसाई है, पिता गुजरा तो उसने अपने खेत में दफन कर दिया पिता को, जो कि आम रिवाज है उस इलाके का। लेकिन गांव के लोगों ने उसका विरोध किया। उन लोगों ने जो गांव में ईसाइयों के रहने का विरोध कर रहे हैं, ये आदिवासी से ईसाई बने हुए लोग हैं। तो इतना विरोध हुआ कि उसकी कब्र को तोड़ना शुरू हो गया, लाश को उखाड़ना शुरू हो गया। वहां पर पुलिस पहुंच गई। दूसरी तरफ ईसाई परिवार का साथ देने के लिए दलितों का एक संगठन है भीम आर्मी, वो वहां पर पहुंच गए। तो कुल मिलाकर वहां पर पुलिस की मौजूदगी में ही बहुत तनातनी हुई। 1000 लोग इकट्ठे हुए, लाश को निकाला गया वहां से और दूसरी जगह ले जाया गया। ऐसा बस्तर में 1 साल में 6 जगह हुआ है दफन लाशों को निकालना, और कांकेर जिले में ही 2 या 3 बार हुआ है। तो ये घटनाएं बस्तर में लगातार हो रही हैं। ईसाई बने हुए और ईसाई न बने हुए आदिवासियों के बीच टकराव की हालत ये हो गई है कि आज ईसाई समाज के एक प्रमुख व्यक्ति हैं डॉक्टर क्लाडियस, उनका बयान छपा है कि अब हमारे समाज में जो मौत होगी तो हम शव ले जाके प्रशासन को दे देंगे कि आपको जो करना है करो, जहां दफन करना है नहीं करना है, जो करना है करो, क्योंकि अब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपने गुजरे हुए लोगों का। इस बात को लेकर प्रदेश बंद किया गया। उसमें व्यापारी संगठन भी शामिल था, लेकिन उसको लेकर राजधानी रायपुर के मॉल में तोड़फोड़ हुई। अगर धर्मांतरण हो रहा है तो सरकार के पास धर्मांतरण के खिलाफ आज भी एक कानून है, और धर्मांतरण के खिलाफ एक दूसरा कानून बनाने की घोषणा भी हुई है। लेकिन सरकार अपनी अथॉरिटी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकती, आउटसोर्स नहीं कर सकती।
कि कोई सांप्रदायिक संगठन, कोई उग्र संगठन इनको अपनी जिम्मेदारी दे दे कि आप लोग जाके रोको धर्मांतरण, ये नहीं हो सकता। अगर कहीं पर नाजायज धर्मांतरण हो रहा है तो सरकार को रोकना पड़ेगा। अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है धर्मांतरण का, कोई सजा नहीं हुई है, कोई रिपोर्ट नहीं हुई है कि इन्होंने धर्मांतरण किया। ये एक संगठन या ऐसे कई संगठन लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं ईसाई समुदाय के खिलाफ, और सरकार उनको ये करने दे रही है। दिक्कत ये है कि जो सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर धर्मांतरण हो रहा है तो ये उसको रोकना चाहिए, उसको रोकने के बजाय ये संगठन रोक रहे हैं। अगली खबर आई है उत्तर प्रदेश के बरेली से। 24 दिसंबर को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े लोग वहां के कंटोनमेंट इलाके के एक चर्च के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। हनुमान चालीसा का पाठ करने के अलावा जय श्री राम के नारे भी वहां लगाए गए। घटना पर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दक्षिणपंथी समूह जानबूझकर अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और प्रशासन चुपचाप ऐसे असामाजिक तत्वों की मदद कर रहा है। मामला केरल से भी आया। आरएसएस से जुड़े स्कूलों पर आरोप लगा कि वो क्रिसमस कार्यक्रम रद्द करने का दबाव बना रहा है। हालांकि आरएसएस और संबंधित संस्थानों के प्रबंधन ने इन आरोपों से सिरे से इनकार किया है। केरल में ही डाक विभाग ने हर साल की तरह अपने कर्मचारियों के लिए क्रिसमस कार्यक्रम की घोषणा की थी, लेकिन आरोप लगा कि आरएसएस से जुड़े एक यूनियन ने कार्यक्रम में उनके गणगीत भी शामिल करने का, उनका जो गणगीत है वो शामिल करने का दबाव बनाया। विवाद बढ़ा और पूरा कार्यक्रम ही रद्द कर दिया गया। क्या बरेली, क्या रामपुर और क्या केरल, इन जगहों से क्रिसमस पर आ रही खबरें चिंता बढ़ाती है। अपनी सुरक्षा को लेकर ईसाई समुदाय ने चिंताएं भी जाहिर की हैं और ये घटनाएं केवल क्रिसमस के दिनों में ही सामने नहीं आती हैं। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम की एक रिपोर्ट बताती है कि 2025 में नवंबर महीने तक ईसाइयों के खिलाफ हिंसा के 700 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इन घटनाओं को लेकर कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी CBCI के अध्यक्ष आर्च बिशप एंड्रयूज ने सुरक्षा की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही पूरे देश में ईसाई समुदायों को सुरक्षा देने की भी बात कही। एक धर्म विशेष के लीडर अगर देश के सबसे शक्तिशाली लोगों से संरक्षण मांगने पर मजबूर हैं तो ये बेहद अशोभनीय स्थिति है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां कानून का राज है, इसलिए हमने कानून के विद्वानों से समझा कि उन्हें किस तरह का संरक्षण मिलना चाहिए और उनकी उम्मीदें क्या हैं। हमने ये भी समझने की कोशिश की कि किसी भी प्राइवेट या पब्लिक प्रॉपर्टी पर तोड़फोड़ हो तो FIR दर्ज होती है, कार्रवाई की जाती है, लेकिन जब धर्म विशेष के खिलाफ हिंसा हो तो क्या कोई दूसरा प्रावधान भी है? अगर हम सेक्शन 298, सेक्शन 299 और 300 की बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता में, तो वहाँ पर इस तरीके के प्रोविजंस हैं जिसमें जो आपका सेक्शन इसमें 298 है, वो अगर किसी जो है प्लेस ऑफ वर्शिप को इंजर किया गया है और इंटेंशन है उस रिलीजन को इंसल्ट करने का, उससे रिलेटेड जो है आपका जो ऑफेंस है वो वहाँ कवर्ड है और उसके लिए पनिशमेंट ये जो है प्रोवाइड किया गया है। सेक्शन 299 में अगर कोई इस तरीके का डेलिब्रेट या मेलिशियस एक्ट है जिसमें इंटेंशन जो है वो रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास को इंसल्ट करने का है या उसको आउटरीच करने का है, और या फिर किसी रिलीजियस फीलिंग्स या रिलीजन या रिलीजियस बिलीफ को ये जो है इंसल्ट करने का है, तो वो वहाँ पर कवर्ड है। साथ ही साथ जो सेक्शन ये सेक्शन 300 है, उसमें अगर कोई रिलीजियस असेंबली है, उस बस एक वहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट ये है कि वो रिलीजियस असेंबली एक लीगल असेंबली होनी चाहिए, क्योंकि अनलॉफुल असेंबली जो है वो यहाँ पर कवर्ड नहीं है। तो अगर कोई रिलीजियस असेंबली है जो कि लॉफुल है, उसको डिस्टर्ब किया जाता है तो उससे रिलेटेड जो ऑफेंस है वो सेक्शन 300 में कवर्ड है। तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि सिंपल किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो ऑफेंस है उससे अलग भी रिलीजन के जो कंटेक्स्ट में भारतीय न्याय संहिता में प्रोविजंस हैं जिसके अंडर में FIR रजिस्टर की जा सकती हैं, इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी और ग्रुप्स के अगेंस्ट भी, और उनको जो है कानूनी तरीके से डील किया जा सकता है। ये रही क्रिसमस से जुड़ी दिन भर की खबरें। 25 दिसंबर के दिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्मदिन होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके जीवन से जुड़ा एक किस्सा साझा किया जब एक पाकिस्तानी महिला ने अटल बिहारी वाजपेयी को शादी के लिए प्रपोज किया था। सुनिए।
जब एक बार वो पाकिस्तान के दौरे पर थे तो एक अविवाहित महिला ने उनसे कहा, उनके भाषण से प्रभावित होकर, आप मुझसे शादी कर लें लेकिन मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर दे दें। तो उन्होंने कहा कि मैडम, मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान दे दीजिए। गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर था, गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर था अटल बिहारी वाजपेयी में। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। अब रुख करते हैं सुर्खियों का। सेंसोडेंट टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। पहली सुर्खी, क्या आने वाले सालों में अरुणाचल प्रदेश में नया टकराव हो सकता है? क्या सीमा पार चीन का फिर से गतिरोध देखने को मिल सकता है? अरुणाचल को लेकर चीन की खुरपेच की खबरें गाहे बगाहे आती रहती हैं, लेकिन अब इस पर मुहर लगी है अमेरिका से आई एक रिपोर्ट के जरिए। सीधे अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन से यह रिपोर्ट जारी हुई है। रिपोर्ट का नाम है मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2025। पेंटागन ने यूएस कांग्रेस को ये रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावों को ताइवान के साथ अपने कोर इंटरेस्ट में शामिल किया है। कोर इंटरेस्ट ताइवान, साउथ चाइना सी में क्षेत्रीय विवाद और ईस्ट चाइना सी में सेनकाकू द्वीपों को भी कवर करते हैं। चीन का प्लान 2049 तक नेशनल रिजुवेनेशन यानी राष्ट्रीय पुनरुत्थान को हासिल करना है। ये सब चीन की प्रमुख जो उनकी प्राथमिकताएं हैं उनमें शामिल रहा है। कहा जा रहा है कि अरुणाचल भारत और चीन के संबंधों में एक बड़ा फ्लैश पॉइंट बन सकता है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान के बढ़ते सैन्य और रणनीतिक सहयोग पर भी चिंता जताई गई है। चीन एलएसी पर तनाव कम होने का फायदा उठाकर भारत से रिश्ते स्थिर करना चाहता है ताकि अमेरिका भारत के रिश्ते और ज्यादा गहरे ना हो। रिपोर्ट ये भी बताती है कि चीन एक ऐसी विश्व स्तरीय सेना खड़ी करना चाहता है जो लड़ने और जीतने में काबिल हो। अब चलते हैं दूसरी सुर्खी की ओर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए जो ग्रेड 4 लगाया गया था उसको हटा दिया गया है। कारण ये कि हवा की क्वालिटी में सुधार हो गया है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM के मुताबिक 23 दिसंबर की रात तेज हवाओं के चलने और अच्छे मौसम के कारण AQI में बड़ा सुधार हुआ है। स्टेज 4 13 दिसंबर को लगा था जब AQI 400 पार चला गया था। 25 दिसंबर को दिल्ली का एवरेज AQI 220 रहा। एक दिन पहले 271 था, यानी हवा सुधरी है, लेकिन AQI के पैमाने पर अब भी खराब की कैटेगरी में है, यानी स्थिति में सुधार भले हो लेकिन चिंता बनी हुई है। इसे लेकर मौसम विभाग और IIT मद्रास ने भी चेताया है। इन संस्थानों की माने तो आने वाले दिनों में हवाएं धीमी पड़ेंगी जिससे AQI फिर से बढ़ सकता है। हालांकि ग्रेड 3 अभी भी लागू रहेगा, यानी गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन, स्टोन क्रशर, माइनिंग सब बंद रहेंगे। 5वीं क्लास तक की जो पढ़ाई है वो हाइब्रिड मोड में चलेगी। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर रोक रहेगी। तो आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मेरी क्रिसमस। तो लीजिए, हम फिर से बिहार आ रहे हैं। पटना में होगा ललन टॉप अड्डा। बहुत सारे सितारों के साथ दिल खोल कर बातें होंगी, परफॉर्मेंस होंगी और 100% शुद्ध आनंद होगा। 10 जनवरी को पहुंचिए बापू सभागार पटना। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelalantop.com वेबसाइट पर दिए हुए बैनर पर और पहुंचिए पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में आ जाइए।